तो हेलो दोस्त, मेरा नाम नीतीश और आप सभी देख रहे हैं कार्तिक साइंस क्लासेस को। तो आपका स्वागत करता हूं। चलिए, आज फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर ग्रेविटेशन, आज उसको हम देखते हैं। और ये क्या है कि ये प्लेटफॉर्म का मतलब जो प्रीवियस ईयर्स होता है वो आज हम मतलब कि देखने वाले हैं। तो इसमें है क्या कि पहले थ्योरी कुछ दिया हुआ है, ग्रेविटेशन चैप्टर जैसे है तो इसमें कुछ थ्योरी दिया हुआ है। उसके बाद बहुत सारा जो भी पिछले साल जैसे पूछा गया, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, चाहे किसी भी रेलवे का एग्ज़ाम हो, एलपी हो गया, एलपी टेक्नीशियन का जो हुआ था लास्ट का एग्ज़ाम, तो उन सभी के जो क्वेश्चंस हैं मतलब इसमें इंक्लूड किया गया है। तो चलिए चल करके हम सबसे पहले ये क्लास जो है मतलब इसका थ्योरी का रहने वाला है, थ्योरी देखते हैं। उसके बाद जो है हम न्यूमेरिकल पर जाएंगे, न्यूमेरिकल या फिर कहिए क्वेश्चन पर जाएंगे। तो चलिए चल करके देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले देखिए इसके प्रमुख बिंदु क्या है। प्रमुख बिंदु को हम जल्दी जल्दी कवर करते हैं। कि देखिए इसमें है कि प्रमुख बिंदु में कि गुरुत्वाकर्षण के बारे में सर्वप्रथम न्यूटन ने बताया था। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि न्यूटन जो है, न्यूटन साहब ने ही, अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रेविटेशन चैप्टर सबसे पहले किसने बताया था तो फिर ऐसे ऑफिशियली कहिएगा तो फिर न्यूटन ने बताया था। लेकिन कहिए कि आर्यभट्ट ने प्राचीन समय में आर्यभट्ट ने गुरुत्वाकर्षण बल को सर्वप्रथम समझाया था। लेकिन अगर बात किया जाए तो आर्यभट्ट जो हैं, आर्यभट्ट जो भारत के ही साइंटिस्ट या फिर कहिए वैज्ञानिक रहे हैं, तो आर्यभट्ट सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण को समझाया था। ब्रह्मगुप्त ने सर्वप्रथम पृथ्वी के गुरुत्व बल को गुरुत्वाकर्षण कहा था। जो पृथ्वी के कहता गुरुत्वाकर्षण बल जो कहा था, किसने कहा था सर्वप्रथम? गुरुत्वाकर्षण कौन नाम दिया था? तो गुरुत्व बल जो होता है, पृथ्वी का जो गुरुत्व बल होता है उसको गुरुत्वाकर्षण कहा था कौन? ब्रह्मगुप्त ने। तो इस चीज़ को परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन आप देखिएगा कि आगे हम आपको अगर क्वेश्चंस करवाते हैं तो आप उसमें देखिएगा कि रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं कि बताइए सर्वप्रथम गुरुत्वाकर्षण किसने समझाया था? तो आर्यभट्ट हो जाएगा। या फिर कहिए पृथ्वी के गुरुत्व बल को गुरुत्वाकर्षण किसने नाम दिया था? तो ब्रह्मगुप्त हो जाएगा। तो इन सभी बातों को भी ध्यान में रखिएगा। इसीलिए हम ये जो थ्योरी सेक्शन है इसीलिए हम करवाएं कि आपको आगे मतलब दिक्कत ना हो। फिर देखिए कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है। अब देखिए, अब ऑफिशियली हम आपको क्या बोले हैं, ये पूरा वर्ल्ड वाइड जो है वो मतलब कहिए तो फिर यह न्यूटन के द्वारा दिया गया है। तो न्यूटन देखिए, न्यूटन साहब ने गुरुत्वाकर्षण के नियम किस प्रकार दिए हैं? तो कहते हैं कि ब्रह्मांड में प्रत्येक कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को द्रव्यमान के कारण लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। द्रव्यमान के कारण जो एक बल लगता है उसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो आप इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें द्रव्यमान के कारण से गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। दूसरा पॉइंट है कि यह एक वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे देखिए कि m1 इंटू m2, एफ जो है, एफ को अगर हम गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं तो यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? m1 इंटू में m2, m1 इंटू में m2। यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे फर्स्ट लॉ में क्या कह रहा था, फर्स्ट लॉ में कह रहा था ना कि मतलब द्रव्यमान के कारण होता है। देख रहे हैं द्रव्यमान भी है। और फिर कहता है दूसरा नियम है कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरा में दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम, जब दोनों को मिला देते हैं तो ये बन जाता है कि एफ बराबर एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 बटा आर स्क्वायर। या फिर इसी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा दीजिएगा, इस चीज़ को हटा दीजिएगा तो यहाँ पर बराबर दीजिएगा एफ बराबर जी इंटू m1 इंटू m2 बटा आर स्क्वायर हो जाता है। तब कहिएगा जी क्या है? यहाँ पर कैपिटल जी जो लिखा हुआ है, तो ये कैपिटल जी क्या है? तो कैपिटल जी जो है देखिए यहाँ पर जी बराबर गुरुत्वाकर्षण नियतांक इसको कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। और तो आप पूछिएगा कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक किसने दिया था? तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है आपके क्वेश्चन में आगे, जब हम आपको दिखाएंगे कि देखिए यह भी क्वेश्चन में पूछा गया है कि जी की खोज न्यूटन ने किया था जबकि इसका मान हेनरी केवेंडिश ने ज्ञात किया था। देखिए जी जो है मतलब कि जो खोजा था न्यूटन ने, लेकिन जो जी का कितना मान होना चाहिए वो मान किसने दिया था? तो हेनरी केवेंडिश ने दिया था। और इसका मान कितना होता है या हेनरी केवेंडिश ने कितना खोजा था? तो 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। देखिए इसको और थोड़ा सा अगर जूम करते हैं तो आपको ध्यान से दिखाई पड़ेगा।
देखिए ये होता है जी का मान जो है इसमें दिखाया गया है। जी का मान क्या है कि 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इसको आप याद रखिएगा 6.67 इंटू 10 की पावर -11 होता है। फिर देखिए जी का बीमीय सूत्र, इसी को बीमीय सूत्र आपको एक क्लास मतलब कहिए तो बीमीय सूत्र पर लाएंगे, या फिर कहिए कि मात्रक जो होता है ऐसा यूनिट के बारे में भी बताएंगे। तो अभी मैं यहाँ पर जान लीजिए, लेकिन है कुछ भी नहीं, तो इसमें देखना पड़ता है कि आपको हम मतलब बताएंगे निकालने के लिए, इसको बाद में बता देंगे। फिर देखिए जी का मान कणों की प्रकृति व आकार पर निर्भर नहीं करता है, यह साथ ही कणों के मध्य उपस्थित माध्यम से भी स्वतंत्र होता है। तो कहता है जी का मान कणों की प्रकृति व आकार पर निर्भर नहीं करता है, यह साथ ही कणों के मध्य उपस्थित माध्यम से भी स्वतंत्र होता है। देखिए अगर दो वस्तु को अगर हम रख देते हैं, एक वस्तु को है और उसके बगल में कोई दूसरा वस्तु रखा हुआ है, कुछ दूरी पर रखा हुआ है, तो कहता है उनके बीच जो माध्यम का जो कण होगा उससे भी स्वतंत्र होता है। कौन? जी का मान जो है उससे भी स्वतंत्र होता है। या फिर प्रकृति व आकार कहने का मतलब क्या है कि वस्तु का आकार कैसा, वस्तु का आकार त्रिभुजाकार, वर्गाकार, या फिर मतलब क्यूब हो, या फिर गोला हो, तो इस पर भी डिपेंड नहीं करता है। फिर देखिए जी का मान बहुत कम होता है, जिसके कारण प्रकृति में गुरुत्वाकर्षण बल सबसे छोटा होता है। कहता है जी का मान इतना, देखिए आपको हम दिखाए थे ना कि 6.67 इंटू 10 की पावर -11 मीटर स्क्वायर केजी, यहाँ क्या था, मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। तो होता क्या है कि बहुत ही कम जी का मान बहुत ही कम होने के कारण से गुरुत्वाकर्षण बल छोटा हो जाता है। तो ये सभी जितने भी आप बल पढ़े होंगे, जैसे कि आप क्या पढ़े होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, या फिर और भी कोई अगर बल पढ़े होंगे, तो सभी बल में छोटा बल मतलब इसको माना जाता है गुरुत्वाकर्षण बल को। देखिए यह सदैव अगर देखिएगा तो यह सदैव जो है, यह सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है। मतलब यह जैसे गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है यह सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है। जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में देखते होंगे कि उसमें कहा जाता है ना कि समान अगर जाति का अगर हो तो उसमें रिपेल भी करेगा, समान अगर जाति का अगर हो तो उसमें रिपेल करेगा। जैसे कि प्लस को रिपेल करेगा, प्लस चार्ज दूसरे प्लस चार्ज को रिपेल करता है, या फिर माइनस चार्ज दूसरे माइनस चार्ज को रिपेल करता है, प्रतिकर्षित करता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि मतलब आकर्षित ही करेगा, कोई भी अगर कण हो तो आकर्षित करेगा। पिंडों के मध्य उपस्थित माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, यह अंतर्ग्रहीय दूरी तथा अंतर आणविक दूरी दोनों के मान्य है। यह पिंडों के आकार के एक समान द्रव्यमान वितरण के लागू होते हैं। यह क्रिया प्रतिक्रिया युग्म में होता है। यह केंद्रीय तथा संरक्षी बल होता है। देखिए इस पर ध्यान दीजिएगा कि यह क्रिया प्रतिक्रिया युग्म में होता है। मतलब क्या कि अगर मान के चलिए कि एक कोई छोटा वस्तु है, दूसरा एक बहुत ही बड़ा वस्तु है। कैसे? तो जैसे एक पृथ्वी है और दूसरा कोई मतलब मान के चलिए कि पृथ्वी जैसे होता है ना कि पृथ्वी की किसी हाइट पर कोई वस्तु रखा हुआ है, या फिर सबसे अच्छा है कि जैसे पृथ्वी है और दूसरा चंद्रमा है, अगर एक दूसरे में देखिएगा तो आकर्षित मतलब कि क्या मतलब कर रहा होगा, तो करता है। जिस प्रकार से न्यूटन साहब बोले थे कि प्रत्येक वस्तु एक दूसरे पर फोर्स लगाता है, चाहे वह कितना ही दूरी में क्यों ना हो, चाहे मतलब कि कहिए तो फिर कहीं पर क्यों ना रखा हो, तो एक दूसरे पर बल लगाता है। इस बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। और फिर यह क्रिया प्रतिक्रिया युग्म में होता है। मतलब क्या कि जितना फोर्स से पृथ्वी अगर चंद्रमा पर लगा रहा है, खींच रहा है चंद्रमा को, उतना ही फोर्स से चंद्रमा भी पृथ्वी को खींच रहा है, चंद्रमा को खींच रहा है। तो यह केंद्रीय तथा संरक्षी बल भी होता है। तो यह संरक्षी बल होता है। तो आपको जैसे मतलब होता है संरक्षी बल के होने के कारण से ही आप देखते हैं कि कोई वस्तु को अगर आप ऊपर अगर ले जा रहे हैं तो उसमें रासायनिक ऊर्जा कहते हैं, सॉरी, जो उसमें स्थितिज ऊर्जा जो होता है, स्थितिज ऊर्जा में देख रहे हैं कि क्या होता है, बढ़ते जाता है। लेकिन जैसे ही फिर उसको मतलब नीचे लाते हैं तो फिर उसका उतना ही मतलब एनर्जी रह जाता है। तो ये क्या देख रहे हैं, उतना ही एनर्जी कैसे रह रहा है, तो इसका मतलब कि क्या है, यह कंजर्वेटिव फोर्स होता है, कंजर्वेटिव टाइप का फोर्स होता है कि यह एनर्जी को नष्ट नहीं करता है। सेम हाइट पर सेम ही एनर्जी रहता है, सेम हाइट पर सेम ही एनर्जी रहता है। आप कैसे भी मतलब जाए उससे कोई मतलब नहीं है।
तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको फिर कार्य जो कार्य चैप्टर होता है ना, कार्य शक्ति, मतलब उसमें आपको फिर अच्छा से पढ़ाया जाएगा। फिर देखिए कि गुरुत्वीय त्वरण अब क्या होता है। तो यहाँ से देखिए कि आप जो पढ़ते होंगे, आप क्या पढ़ते होंगे कि जो जी पढ़ते होंगे, ये गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो उसके बारे में कि पृथ्वी द्वारा प्रत्येक वस्तु पर गुरुत्व बल आरोपित होता है। तो आप जान गए कि जैसे पृथ्वी क्या कर रहा है कि किसी भी वस्तु को एक बल से खींच रहा है, जिसको कि क्या कहते हैं, गुरुत्व बल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, गुरुत्व बल कहते हैं। तो गुरुत्व बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में पिंड की गति में उत्पन्न त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहता है। तो क्या होता है कि पृथ्वी तो बहुत बड़ा है, पृथ्वी क्या है, बहुत ही बड़ा है, द्रव्यमान भी इसका बहुत ज़्यादा है। तो मतलब कोई अगर छोटा वस्तु अगर है, उस पर अगर कोई फोर्स लगा रहा है पृथ्वी, तो छोटा होने के कारण से अपने तरफ मतलब क्या करता है कि पृथ्वी तो आकर्षित कर लेता है, लेकिन पृथ्वी को वह छोटा वस्तु आकर्षित नहीं कर पाता है, क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत ही बड़ा होता है। तो होता क्या है कि पृथ्वी की तरफ केवल छोटा वस्तु ही खींचा चलाता है। इसलिए होता क्या है कि जब आप किसी वस्तु को ऊपर अगर फेंकिए तो देखिए कि वह वस्तु फिर से नीचे पृथ्वी के मतलब पृथ्वी पर ही आ जाता है। इसका क्या कारण है कि इसका यही कारण है कि पृथ्वी जितना फोर्स से उस वस्तु पर मतलब लगा रहा है, उस वस्तु को खींच रहा है, तो छोटा वस्तु तो खींचा जा रहा है, लेकिन पृथ्वी नहीं खींचा जा रहा है। उस छोटा वस्तु से पृथ्वी नहीं खींचाता है। तो यही कारण है कि उसमें एक गति आ जाता है। तो गति आएगा तो उसमें वेलोसिटी आ जाएगा, उसमें त्वरण का बात करेंगे तो होता क्या है कि उसमें एक समान त्वरण उत्पन्न हो जाता है। उसी कारण है कि जब फोर्स एक समान ढंग से लग रहा है तो क्या होना चाहिए, त्वरण भी एक समान लगेगा। तो वही जी का मान कहता है जी एम बटा में आर स्क्वायर होता है, या फिर इसी को अगर आप आगे देखिएगा तो जी बराबर 4/3 पाई रो जी इंटू आर होता है। तो आगे देखिए कि ये सब क्या है। तो कहता है रो जो है पृथ्वी का घनत्व है, आर पृथ्वी का त्रिज्या है, आर क्या है, पृथ्वी का त्रिज्या यहाँ पर है, और जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। किसी भी ग्रह के लिए गुरुत्वीय त्वरण m बटा आर स्क्वायर अथवा रो इंटू आर के मान के कारण होता है। कहता है गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वह किस पर डिपेंड करता है, तो m बटा आर स्क्वायर मतलब पृथ्वी के द्रव्यमान, और फिर r पर डिपेंड करता है मतलब कि त्रिज्या पर डिपेंड करता है। या फिर कहिए कि ये गुरुत्वीय त्वरण रो का मतलब रो भी तो क्या है, घनत्व क्या है, घनत्व किस पर डिपेंड करता है, तो यह भी द्रव्यमान पर डिपेंड करता है, और फिर त्रिज्या पर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से मतलब कि आप देख लिए कि जैसे गुरुत्वीय त्वरण किस पर डिपेंड करता है, तो मास और फिर त्रिज्या पर डिपेंड करता है, पृथ्वी के मास और त्रिज्या पर डिपेंड करता है। तो इधर आप देखिए इसको, फिर अगर इसमें देखिएगा तो अब देखिए कि जी का मान जो आप पढ़ते होंगे कि ये सदिश राशि है, इसकी दिशा सदैव ग्रह के केंद्र की ओर है, मतलब पृथ्वी के जो केंद्र होता है केंद्र की ओर होता है। पृथ्वी की सतह पर जी का औसत मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। देखिए यहाँ औसत मान देखिए आपको स्पष्ट रूप से बोल दिया गया है, तो औसत मान ही होता है। औसत मान इसलिए हम आपको बोले कि फोर्स जो अभी हम तुरंत आपको हम बोले थे ना कि कांस्टेंट होता है, फोर्स कांस्टेंट नहीं होता है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि यह मतलब किस पर डिपेंड करता है, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वह डिपेंड करता है। डिपेंड होने का मतलब क्या है कि यह बदल सकता है, तो यह बदल सकता है। तो किस पर डिपेंड करता है, तो मास और दूरी पर डिपेंड करता है, मास और दूरी पर डिपेंड करता है। गुरुत्वाकर्षण बल जिन दो वस्तुओं के बीच में लग रहा है उनके मास पर और फिर दूरी पर डिपेंड करता है। तो आप क्या देखते हैं कि कोई भी वस्तु को अगर आप फेंकते हैं तो फेंकने के बाद जैसे आप देखते हैं कि बीच में मतलब दूरी बढ़ जाता है, फिर धीरे धीरे जब नीचे आता है तो दूरी क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। तो इसका मतलब दूरी पर डिपेंड करना चाहिए, लेकिन दूरी इतना न छोटा होता है या इतना न मतलब वेरिएबल होता है कि आप उसको मान सकते हैं कि कांस्टेंट, आप मान सकते हैं कि कांस्टेंट। तो इसीलिए मतलब कि जैसे जहाँ पर जी का मान औसतन बोला गया है, देखिए ये जो आपका है ना, ये जो मतलब इस प्रकार से आप जो पढ़ रहे हैं ये थ्योरी आप कहीं भी इस प्रकार से नहीं पढ़ पाइएगा। हम इसको इतना मतलब कि जैसे जो कहिए कि जो मतलब बहुत ही अच्छा मानते इस तरीका को कि कुछ कहने लायक नहीं, बस आप खाली देखते जाइए, आपको वाकई बहुत ही अच्छा लगेगा। तो देखिए कि यहाँ पर आप याद रखते हैं ना कि जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो वह याद रखिएगा। अगर फीट में आपसे कभी कभी फीट में भी पूछ लिया जाता है तो ये 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो यह भी याद रखिएगा। इसका बीमीय सूत्र LT-2 होता है।
तो मतलब यह भी चीज़ को याद रखिएगा कि यह कैसे होता है, LT-2 होता है। तो फिर देखिए कि जैसे एल यहाँ पर देखिए आप समझ सकते हैं, जैसे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर अगर निकालना है तो एम को हम क्या करते हैं, लेंथ, मतलब लेंथ को मीजर किस में करते हैं, तो मीटर से करते हैं, और टाइम को किस में मीजर करते हैं, सेकेंड में मीजर करते हैं। तो एल को एल से मतलब यहाँ पर एल कितना, मतलब लेंथ को कितना बार लिखे हैं, तो मीटर लेंथ को डिपेंड करता है, तो एल लिख दीजिएगा। और सेकेंड मतलब टाइम को डिनोट करता है, तो टी लिख दीजिएगा। यहाँ नीचे मतलब कि पर सेकेंड था ना, पर सेकेंड स्क्वायर, तो ऊपर में जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो यही देखिए इसका बीमीय सूत्र बन जाता है। तो उसमें भी आप चाह सकते थे कि जी का कैपिटल जी का मान जो निकाले थे कि 6.67 × 10⁻11 मीटर क्या था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो यह मतलब आप निकाल सकते थे, वहाँ भी निकाल सकते थे, ऐसा ही निकाला जाता है। तो आगे हम आपको इसलिए बताएंगे। फिर देखिए कि गुरुत्वीय त्वरण का मान निम्न कारकों पर निर्भर करता है। कि अगर जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर जैसे इधर अगर ये देखिए पृथ्वी का दिया हुआ है क्या, कि एक तरह से पृथ्वी का डायग्राम दिया हुआ है कि RE जो है, R इक्वेटोरियल, इसको इक्वेटोरियल मतलब कि त्रिज्या बोला जाता है, इसको पोलर त्रिज्या बोला जाता है। RP जो लिखा हुआ है इस प्रकार से जो लिखा हुआ है, देखिए ऐसे जो लिखा हुआ है, ये देखिए इतना है, ये RP हो, मतलब आपका जैसे यहाँ से लेकर ये अगर केंद्र इसको मान लीजिएगा, यहाँ से अगर इसको केंद्र मान लीजिएगा, तो यहाँ से ये हो जाएगा RP, और यहाँ से अगर यहाँ देखिएगा तो ये हो जाएगा RE इक्वेटोरियल। तो R इक्वेटोरियल देख रहे हैं कि बड़ा हो जाता है, और RP क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। अब देखिए अगर यहाँ कोई अगर वस्तु रखा हुआ है तो इसमें क्या देख रहे हैं कि पृथ्वी के केंद्र और फिर इस वस्तु के बीच की दूरी RE होता है, और यहाँ पर अगर कोई वस्तु रखा हुआ है तो आप क्या देख रहे हैं कि RP इनके दोनों के बीच में दूरी कितना हो जाता है, RP ही होता है। तो कौन RP या RE में कौन बड़ा है, तो RE बड़ा है। तो जहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, कम लगेगा। तो इसका मतलब RP पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पोल पर कोई भी वस्तु को रखिएगा ना तो ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा तो इसका मतलब ज़्यादा त्वरण उसमें उत्पन्न होगा। इसलिए पूछा जाता है कि जी का मान मैक्सिमम कहाँ होता है, तो जी का मान पोलर पर सबसे ज़्यादा होता है। मिनिमम कहाँ होता है, तो इक्वेटोरियल पर होता है। मिनिमम कहाँ होता है, तो मिनिमम होता है इक्वेटोरियल पर। तो इसको भी याद रखिएगा। फिर देखिए कि पृथ्वी के आकार पर निर्भर करता है। कारण है कि पृथ्वी का जिस प्रकार से आकार है, हम आपको पृथ्वी का आकार दिखा दिए, तो आकार पर कैसे डिपेंड किया वह भी चीज़ को हम दिखा दिए। तो आप याद रखिएगा कि इस प्रकार से मतलब यह डिपेंड करता है। फिर ऊंचाई के साथ मतलब जी का मान घटता है बढ़ता है, तो किस प्रकार से बढ़ता है, तो कहता है इस फैक्टर से यह बढ़ जाता है। जी डैश, यह याद रखिएगा कि जी डैश जो हो जाता है, जी डैश जो हो जाता है, तो इसको आप याद रखिएगा कि ये हो जाता है कि जी डैश बराबर जी इंटू 1 - 2h/r हो जाता है। तो आपसे मतलब पूछा भी जाएगा कि जी का मान कितने फैक्टर से कम हो जाता है, या कितने फैक्टर का मतलब क्या होता है, गुना। फैक्टर का मतलब क्या होता है, गुना। तो ये जी क्या हुआ, ओरिजिनल आपका जी, इसी जी का मान कितना होता था, 9.8 होता था। लेकिन जी डैश अगर निकाल दें, मतलब अगर मान चलिए कि पृथ्वी पर से कुछ हाइट पर अगर हम कोई वस्तु h हाइट पर अगर वस्तु को अगर रख देते हैं, तब जी का मान कितना हो जाएगा। परीक्षा में आता है, बहुत ज़्यादा आता है। ये बताइए कि जी का मान हाइट पर भी डिपेंड करता है। पृथ्वी से अगर हाइट पर मतलब कोई वस्तु अगर रख देते हैं तो क्या जी का मान बदल जाता है। हाँ, जी का मान बदलता है। किस फैक्टर से, फैक्टर का मतलब होता है गुना। इसमें क्या देख रहे हैं, कितना से गुना किया गया, 1 - 2h/r से, 2h/r से, तो मतलब यह गुना किया गया है। तो यह हाइट बढ़ने से मतलब देख रहे हैं कितना फैक्टर से मतलब बढ़ जाता है या घट जाता है, तो 1 - 2h/r फैक्टर से मतलब यह घट जाता है। फिर कहता है कि जी के निरपेक्ष कमी, जी के निरपेक्ष कमी मतलब क्या हुआ, जी - जी डैश मतलब घटेगा तो 2h g/r, मतलब इतना से कम गया है। इतना से क्या हुआ है, हाइट बढ़ाते हैं तो इतना से कम जाता है, इतना कम जाता है, इतना कम जाता है क्या, जी का मान में इतना कमी आ जाएगा। तो इस प्रकार से मतलब ये सब देखिए, ये सब फालतू दिया हुआ अगर देखिएगा तो फिर ये चीज़ को देख सकते हैं। कभी कभी परसेंटेज में भी पूछ लिया जाता है कितना परसेंटेज चेंज हुआ है। तो परसेंटेज चेंज आप क्या देखिएगा कि 2h/r लिखिएगा, इंटू में 100 हो जाएगा।
या फिर डेल्टा जी अपॉन में जी इंटू में 100। परसेंटेज कैसे निकालते? परसेंटेज होता है कि कितना का चेंज हुआ है और शुरू में कितना था, तब जितना का चेंज हुआ है तुरंत 2h अपॉन आर हम देखे थे। नीचे में मतलब कि ये जी लिखिएगा जो ओरिजिनल था इंटू में 100। तो यहाँ पर मतलब क्या था कि 2h अपॉन आर, यहाँ पर 2h अपॉन में आर लिखिएगा इंटू मतलब कि 100 हो जाएगा। इतना का ही ना मतलब चेंज हुआ है, यही मतलब कि चेंज हुआ है, भिन्न जो चेंज हुआ है। फिर देखिए कि इस प्रकार से कहा जाता है कि आप देख सकते हैं कि अगर आप मतलब x% अगर घटा दी जाती है, यदि किसी ग्रह की त्रिज्या अगर r% घटा दिया जाए जबकि द्रव्यमान नियत रहे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान 2x% बढ़ जाता है। यहाँ पर क्या है कि अगर त्रिज्या को अगर दुगुना कर दीजिएगा तो मतलब यह भी क्या हो जाएगा, या मतलब क्या हो जाएगा, दुगुना कम हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ ना कि अगर ग्रह की त्रिज्या अगर x% बढ़ा दी जाए, मतलब कहता है बढ़ाने के लिए अगर 2 गुना कर दीजिएगा, x% बढ़ा दी जाए जबकि द्रव्यमान रहे नियत तो फिर गुरुत्वीय त्वरण 2x% बढ़ जाता है। तो इसी प्रकार से अगर इसको देख लीजिएगा, एक बार अच्छा से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा तो समझ में आपको आ जाएगा। फिर देखिए हम नेक्स्ट मतलब चलते हैं कि गहराई के साथ भी जी के मान में परिवर्तन होता है। तो वह कितना परिवर्तन होता है, वहाँ पर क्या था कि 1 - 2h अपॉन आर था, तो यहाँ पर 1 - d अपॉन आर हो जाएगा। 2 नहीं लगाइएगा, सिर्फ d अपॉन आर लगाइएगा। तो यह गहराई पर डिपेंड करता है। और इसमें भी उसी प्रकार से है कि देखिए तो ये निरपेक्ष कमी आ जाता है, फिर मतलब कि भिन्नता कमी आ जाता है, प्रतिशत कमी, इस प्रकार से इस पर ज़्यादा बढ़ जाएगा, कारण है। फिर देखिए कि अगर पृथ्वी के वर्तमान घूर्णन गति को 17 गुना बढ़ा दे तो आवर्तकाल 1/17 मतलब 17 गुना कर दे तो विषुवत रेखा पर भारहीनता का अनुभव होगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि पृथ्वी की गति को कितना गुना कर दे तो भारहीनता आ जाएगा। तो अगर पृथ्वी की गति को 17 गुना अगर कर देते हैं ना तो ये भारहीनता का अनुभव, विषुवत रेखा पर क्या हो जाएगा, भारहीनता अनुभव होगा, मतलब किसी वस्तु का भार बुझाएगा ही नहीं। तो ये सभी मतलब कि जो प्रमुख मतलब कि फैक्टर प्रमुख बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना होगा। और फिर देखिए तो हम आगे अगर चलते हैं इसमें, अब देखिए भार द्रव्यमान पर आते हैं। सबसे पहले अब देखिए द्रव्यमान और भार में दिया हुआ है, तो द्रव्यमान और भार में दिया हुआ है। एक चीज़ और भी देखिए कि जैसे आपको हम बोले थे कि जो जी का मान जो पोल पर, ध्रुव पर जो होता है वह विषुवत रेखा से ज़्यादा होता है। तो कितना ज़्यादा होता है, तो 0.052 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बड़ा होता है। कितना होता है, 0.052 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बड़ा होता है। तो यह भी चीज़ को आप ध्यान में रख सकते हैं कि कितना बड़ा होता है। फिर देखिए कि अगर हम आप देखिए द्रव्यमान और भार में आपको बहुत कन्फ्यूजन होता होगा, तो यह भी आप समझिए। या फिर आप देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है द्रव्यमान और फिर भार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी आप कन्फ्यूज हो जाते होंगे कि अरे कभी कहता है ना कि जैसे अरे द्रव्यमान बदलता है, आपको पता है। इसमें देखिए अगर पढ़ लेते हैं तो आपको पता चलेगा कि कौन चीज़ बदलता है, कौन चीज़ नहीं बदलता है। आप क्वेश्चन पढ़ते होंगे कि भार बदलता है कि द्रव्यमान बदल जाता है। तो चलिए देखते हैं कि आज क्या चीज़ बदलता है इसमें। तो देखिए द्रव्यमान सबसे पहले क्या होता है, तो द्रव्यमान जो होता है, कहता द्रव्यमान पिंड में उपस्थित पदार्थ की वह मात्रा होता है प्रत्येक स्थान पर नियत होता है। देखिए कहीं भी इसको ले जाइए, कहीं भी कुछ भी कीजिए तो वो नियत ही होता है। कोई पदार्थ है तो उसका एक कोई द्रव्यमान होता है। तो मतलब कहता है कि वो उसको आप कहीं भी किसी भी जगह ले चल जाइएगा, जैसे पृथ्वी पर, चाहे चंद्रमा पर, चाहे सूर्य पर, कहीं किसी भी ग्रह पर लेकर चले जाइए तो उसका मान क्या होता है कि द्रव्यमान बदलता नहीं है। तो द्रव्यमान बदलता नहीं तो इसका मतलब भार बदलता है। सही बात है, भार बदलता है। तो भार होता क्या है, भार होता है, कहता है कि पृथ्वी द्वारा वस्तु पर आरोपित आकर्षण बल यह जी के मान से परिवर्तित होता है। इसका मान अंतरिक्ष या पृथ्वी के केंद्र पर 0 होता है और उसका मात्रक न्यूटन या किग्रा भार में व्यक्त किया जाता है। इसे कमानीदार तुला द्वारा मापते हैं। तो कहता है कि भार जो होता है, भार सिंपली क्या है कि पृथ्वी के द्वारा जो आकर्षण बल जो लगता है ना, गुरुत्वाकर्षण बल जो लगाया जाता है, आकर्षण बल जो लगता है, तो उसी कितना न्यूटन से वह लगाता है बल, तो वही बल को क्या कहते हैं, भार कहते हैं। तो देखिए अक्सर मतलब कि जैसे डेली लाइफ में अगर आप देखिएगा ना तो आदमी मतलब कि जैसे अगर कहिएगा कि यार तो इंग्लिश में अगर बात किया जाए तो भार को हम क्या कहते हैं, वेट कहते हैं।
और द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मास कहते हैं। तो आप अक्सर देखते होंगे कि आदमी सब मतलब कि जैसे जो गाँव में मतलब कि कहता है ना कि अरे कितना किलो मतलब कितना वेट हुआ है, किसी वस्तु अगर पूछे तो कितना वेट, तो वेट नहीं पूछना चाहिए, द्रव्यमान पूछना चाहिए कि मास उसका कितना है। लेकिन फिर भी आदमी मतलब कि वेट पूछता है। तो वेट का मतलब क्या होता है कि बल पूछ रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल मतलब इस पर कितना लग रहा है। तो या फिर ये भी कह सकते हैं कि मास और फिर वेट को दोनों मतलब एक ही समझ लिया जाता है, दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है आदमी। लेकिन आप मतलब कि अगर पढ़ लिए हैं, इस प्रकार से पढ़े हुए हैं, तो फिर आप डिफ्रेंशिएट तो आप कर ही लीजिएगा, कहीं भी आएगा तो। देखिए आगे थे हम लोग, फिर देखिए कि इस प्रकार से यहाँ हम लोग पढ़ते हैं। तो अब देखिए कि गुरुत्वीय विभव भी आता है। आप कभी कभी देखते होंगे कि आपके क्वेश्चन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पूछ लिया जाता है। तो ये क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है कि एकांक द्रव्यमान की वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य गुरुत्वीय विभव कहलाता है। तो आप सिंपली इसको याद रखिएगा, गुरुत्वीय विभव का मान जो होता है -gm/r होता है, -gm/r होता है। इसको हम आगे समझाएंगे कि ये विभव क्या होता है। विभव होता है, ये कहा जाता है कि यह एक तरह से निगेटिव कार्य होता है कि पर यूनिट मास को लाने में पृथ्वी के नज़दीक लाने में कितना कार्य करना पड़ता है। कोई वस्तु अगर अनंत पर रखा हुआ है और उसको पृथ्वी के निकट अगर आप लाते हैं तो उसको लाने में कितना कार्य करना पड़ता है। मतलब 1 किलो का कोई अगर वस्तु है, द्रव्यमान है उसका 1 किलो, तो उसको लाने में कितना कार्य करना पड़ता है। तो उसी को आप नहीं देख रहे हैं कि यहाँ पर gm इंटू में mu, मतलब यहाँ पर लिख देंगे अगर gm/mu, मतलब एक और m अगर लगा देंगे इस प्रकार से, m अगर इसमें एक और लगा देंगे, m अगर इसमें और लगा देंगे और यहाँ r² लिख देंगे, तो फिर मतलब कि क्या हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, ये फोर्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ फोर्स नहीं है, ये पर यूनिट मतलब कि क्या है आपका कि जो मतलब कहता है द्रव्यमान की वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया गुरुत्वीय मतलब कार्य है। तो कार्य में क्या होता है कि फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट भी होता है। तो एक मतलब कि डिस्प्लेसमेंट r लिखिएगा तो r से r कट जाएगा, तो यही मतलब की चीज़ है। तो निगेटिव मतलब कार्य है यहाँ पर, इसको आप ध्यान में रखिएगा और इसका मान ध्यान में रखिएगा कि गुरुत्वीय पोटेंशियल जो होता है उसका मान क्या होता है, v बराबर -gm/r होता है। फिर गुरुत्वीय विभव ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा जब ये आपका पोटेंशियल मिल गया तो किसी भी पोटेंशियल में क्या कीजिएगा कि m से गुना कर दीजिएगा, तो वह आपका एनर्जी मिल जाएगा कि कितना उससे एनर्जी एसोसिएट है। और फिर देखिए आप पलायन वेग आप पढ़ते हैं, तो पलायन वेग आप क्या ध्यान में रखिएगा इसमें कि कभी कभी पूछ लिया जाता है ना कि बताइए कि कोई भी चीज़ अगर जैसे कि कोई वस्तु है पृथ्वी पर रखा हुआ कोई वस्तु है, उसको आप कितना वेलोसिटी से फेंकिएगा ताकि मतलब कि वह पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण बल से क्या होता है वो मतलब अलग हो जाता है या पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर हो जाता है। तो वही आपको ध्यान में रखना है कि कहा जाता है कि वह न्यूनतम वेग जिससे कि किसी पिंड को पृथ्वी तल से ऊपर फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है तथा पृथ्वी पर कभी वापस नहीं लौटता है, तो उसको हम पलायन वेग बोलते हैं। तो पलायन वेग मतलब वह वेग होता है मतलब जिस वेग से आप फेंकिएगा तो वह फिर दोबारा वापस पृथ्वी पर नहीं आएगा। तो आप ऐसे देखते हैं कि अगर छोटा वेग से अगर फेंकते हैं तो क्या होता है कि वह मतलब पृथ्वी पर फिर से वापस लौट के आ जाता है, लेकिन बहुत ही बड़ा वेग होता है। देखिए यहाँ पर कितना वेग मतलब कि होना चाहिए। तो जैसे m कहता है यदि m द्रव्यमान पिंड की गतिज ऊर्जा गुरुत्वीय विभव ऊर्जा के परिमाण के बराबर हो जाए तो वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर पलायित हो जाता है। देखिए इसका सिद्धांत क्या है, कैसे कितना मतलब कि वेलोसिटी से हम फेंकेंगे तो यह बाहर हो जाएगा। तो यह कैसे पता करेंगे, तो कहते हैं m द्रव्यमान की पिंड की गतिज ऊर्जा अगर गुरुत्वीय विभव ऊर्जा के परिमाण के बराबर हो जाए तो वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर पलायित, जैसे ½ mv/v² बराबर में gmm इंटू r, मतलब इस एनर्जी की अगर बराबर अगर हो जाता है इसका काइनेटिक एनर्जी तो यह बाहर हो जाएगा। यहाँ देखिए v यहाँ निकल के आता है √2gm/r। तो इस चीज़ को याद रखना है। एक तो कहाँ हम आपको बोले थे याद रखने के लिए, जो स्मॉल g जहाँ पर 9.8 मीटर/सेकंड² जो आप होता है ना, तो उसको देखिएगा कि जब आप किसी हाइट पर चले जाइएगा तो g का मान बदलता है, या फिर गहराई में चले जाइए तो भी बदलता है। तो आपको हम क्या बोले थे याद रखने के लिए कि कितना फैक्टर से मतलब बढ़ता है कितना फैक्टर से घटता है।
तो अगर घटने वाला बात कहिएगा, जैसे अगर हाइट पर अगर पूछा जाए तो फिर जी इंटू में 1 - 2h अपॉन आर हम आपको बोले थे याद रखने के लिए। उसी प्रकार से अगर गहराई वाला केस में अगर बात किया जाए तो जी इंटू में 1 - 2 नहीं लगाइएगा यहाँ, जी इंटू में 1 - d अपॉन आर। तो ये बोले थे याद रखने के लिए। दूसरा हम आपको ये बोल रहे हैं कि गुरुत्वीय जो पोटेंशियल आप ऊपर में देखे थे कि निगेटिव कार्य हम आपको बोले थे ना कि -gm/r होता है, तो आप वो याद रखिएगा, फिर वो याद रख लीजिएगा। फिर उसे एसोसिएटेड एनर्जी याद रखिएगा कि -gm इंटू में m/r होता है, तो वो भी याद रखिएगा। फिर देखिए कि आपको ये भी याद रखना होगा कि VE जो इसी को एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं, VE यहाँ पर क्या बोल रहा है, तो ई का मतलब होता है एस्केप वेलोसिटी, मतलब जो जिस वेलोसिटी से वह भाग जाएगा, अब एस्केप कर जाएगा, पृथ्वी को छोड़ देगा। तो VE बराबर √2gm, यहाँ से देखिए ये सब निकलता है। VE अगर यहाँ निकले 2 को इधर गुना कर दीजिए, m से m कट जाएगा, तो यहाँ निकल के क्या आएगा √2gm/r निकल के आएगा। तो इसको भी आप याद रखिएगा कि 2gm/r होता है। VE बराबर √2g इंटू मार। आप मतलब एक आपको हम क्या बताए थे कि gm/r, शुरू में ये भी बताए थे कि gm/r ये क्या होता है, gm/r जो होता है, gm/r क्या होता है, ये स्मॉल g होता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, ये स्मॉल g इंटू मार मतलब कि इसको भी याद रखिएगा। फिर देखिए कि पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है, आप मन में सोच रहे होंगे कि कितना वेलोसिटी होना चाहिए, तो आप ये नियत होता है, इसको भी याद रख लीजिएगा कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, यह क्या होता है। और अगर सूर्य का पलायन वेग अगर पूछिएगा तो 42.1 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। चंद्रमा का अगर पलायन वेग देखिएगा तो 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो आप क्या देख रहे हैं कि चंद्रमा पर मतलब कि पलायन वेग कम है, तो इसका मतलब क्या, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता होगा। यहाँ पर पलायन वेग देख रहे हैं कि चंद्रमा से ज़्यादा है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। और यहाँ क्या देख रहे हैं कि 11-33 मतलब 3 गुना 4 गुना यहाँ पर मतलब क्या है कि एस्केप वेलोसिटी है। तो यह भी याद रख लीजिएगा, लेकिन पृथ्वी वाला याद रखिएगा। आप चंद्रमा या फिर सूर्य वाला याद रखिए तो नहीं रखिए तो कोई बात नहीं, लेकिन पृथ्वी का याद रखिएगा। फिर देखिए कि तो यही इतना आपको याद रखना होगा पलायन वेग से। और फिर मतलब कि जैसे इस प्रकार से आप याद रखिएगा इसको। और तो यही है। फिर देखिए कि आगे हम आपको मतलब कि पढ़ाएंगे कि जो ग्रह संबंधी जो केपलर का नियम जो आता है ना, ग्रह की गति से संबंधित जो केपलर का नियम है, तो वह भी मतलब कि आपको पढ़ना होगा। जैसे प्रथम नियम उसका क्या कहता था कि सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करता है तथा सूर्य कक्षाओं का एक फोकस पर होता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। फिर कहता दूसरा नियम इसका कहता है क्षेत्रफलीय नियम, इसको कहते हैं कि किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाले रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है, अर्थात यह ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत रहता है। यह भी याद रखिएगा। तीसरा है कि तृतीय नियम इसका क्या कहता है, तृतीय नियम क्या कहता है कि परिक्रमण काल का नियम इसको कहा जाता है। तृतीय नियम को परिक्रमण काल का नियम कहा जाता है कि सूर्य के परिक्रमण काल का वर्ग उसकी दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष के तृतीय घात के समानुपाती होता है। तो इसका जो परिक्रमण काल टी जो होता है, t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r1 + r2/2, मतलब इसका जो एवरेज होता है, एवरेज का क्यूब होता है। तो एवरेज का क्या होता है, क्यूब होता है। आप देखिए इस प्रकार से कि सूर्य को मान लीजिए, सूर्य को कहाँ मान लीजिए, इस केंद्र में सूर्य को मान लीजिए, ये मान लीजिए सूर्य है, आपका पृथ्वी जो है ना कुछ इस प्रकार से मतलब मूव उसके चारों तरफ करता है। कभी जो है देखिए यहाँ पर डिस्टेंस कम हो जाता है और यहाँ पर देखिए कि डिस्टेंस बढ़ भी जाता है कभी कभी पृथ्वी और सूर्य के बीच में। तो कहाँ डिस्टेंस कम होता है, कहाँ ज़्यादा होता है, तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं। तो मतलब सबसे पहले देखिए प्रथम नियम कहता है कि इसका इस प्रकार का पथ होता है। फिर दूसरा नियम कहता है कि मान लीजिए कि जैसे यहाँ पर पृथ्वी अभी है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आगे है, तो इसका देखिएगा तो इतना मतलब देख लीजिए कि ये जो क्षेत्रफल होता है, ये क्षेत्रफल देखिए, ठीक ना। तो यहाँ मान लीजिए कि ये t1 टाइम में इतना क्षेत्रफल को तय करता है, तो उसी प्रकार से यहाँ और उसी प्रकार से देखिएगा उतना ही टाइम में देखिएगा कि अगर इस प्रकार से ये क्षेत्रफल तय कर रहा है तो दोनों ही क्षेत्रफल समान समय अंतराल में बराबर ही होंगे, समान समय अंतराल में बराबर होंगे। तो वो था। फिर तीसरा नियम तो आप देखे हैं कि परिक्रमण काल का नियम था कि जो जितना मतलब दूर रहेगा, यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि r1 + r2 का मतलब r1 + r2 के
मतलब अथी पर डिपेंड करता है। तो आप इसका मतलब कह सकते हैं कि अगर डिस्टेंस जितना डिस्टेंस अगर रहेगा सूर्य से पृथ्वी का, उतना परिक्रमण काल ज़्यादा होता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब कि यहाँ का परिक्रमण काल बहुत ज़्यादा होगा। आप इसको कैसे देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, तो सूर्य के बगल में सूर्य के बगल में पृथ्वी रहता है, जैसे बुध शुक्र पृथ्वी, ये पृथ्वी है। और उसके बाद मतलब कि जैसे दूरी के अनुसार से देखिएगा तो बृहस्पति हो जाता है, शनि हो जाता है, अरुण वरुण, इस प्रकार से। तो देखिए जो जितना सूर्य से दूर रहेगा उसका परिक्रमण काल आप क्या देखते हैं उतना ही ज़्यादा होता है। जैसे पृथ्वी एक वर्ष में अगर सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है, तो आप देखिएगा कि जो अरुण वरुण जो होता है वह उसका मतलब कि जैसे जो पता नहीं कितना मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब टाइम ले लेता है एक बार चक्कर लगाने में। तो ये क्या होता है, डिस्टेंस पर निर्भर करता है। फिर देखिए कि कक्षीय वेग जो होता है, इस प्रकार से ये सभी मतलब कि जैसे आप पढ़े, इस सब का ज़रूरत उतना नहीं है। यही आपका थ्योरी था। थ्योरी सेक्शन देखिए कंप्लीट हो जाता है। और फिर हम यहाँ पर मतलब कि क्वेश्चन मतलब कि जो पढ़ेंगे, तो अगला जो मतलब नेक्स्ट जो क्लास होगा तो उसमें आपको हम क्वेश्चंस करवाएंगे। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा तो आपको और बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बस अभी इतना क्या था कि ये थ्योरी भी करवाना आपको ज़रूरी था, कि थोड़ा थ्योरी भी आना चाहिए आपको कि क्या होता है नहीं होता है। तो चलिए मतलब तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट जो इसका वीडियो लेकर के हम आएंगे तो उसमें हम आपको मिलते हैं। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। और अच्छा लगे तो फिर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं।